कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? जी स्टूडेंट्स, आप में से कोई एक बता दें कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? क्या सर आ रही है? ठीक है। अच्छा, ये लाइट यहाँ रात से गई हुई है, तो लैपटॉप की जितनी चार्जिंग है इसमें देख लेते हैं जितना हो जाता है तो उतना कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल लैपटॉप की रात से जितनी चार्जिंग है तो होपफुली इसमें मेरे ख्याल से मोर देन 30 मिनट्स तो शायद चल जाएगा ये। तो वैसे आप लोगों का जो कोर्स है वो तो कंप्लीट हो गया। फ्लो चार्ट सीडो कोड हमने कल उसको कर लिया था, एक डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड की थी, तो वो डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा। तो एक डॉक्यूमेंट मुझे और मिली थी, वो भी मैं आज कोशिश करूँगा, आज अपलोड कर दूँगा। तो फ्लो चार्ट और सीडो कोड के हवाले से जो हमने डिस्कस किया था वो उसमें यही था कि जो आपका फ्लो चार्ट होता है वो एक तरह से उसको कह लें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, या उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि जो आपका प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको शो कर रहा होता है। मतलब इसको इजी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि आप फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम फ्लो। और इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिप्शन। मतलब लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन के बजाय इसमें हम जो है ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, और ब्लॉक्स इटसेल्फ उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं कि अगर हम ओवल शेप यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग को बता रहा है। अंदर ओवल शेप, उसके अंदर आप वर्ड कुछ कोई भी लिख दें, मतलब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट या बिगिन, जो भी स्टार्टिंग के लिए आप वर्ड यूज़ करना चाहें। इसी तरह क्लोजिंग में आप एंड यूज़ कर लें या टर्मिनेट कर लें, तो वो मतलब कोई भी वर्ड जो प्रोग्राम की एंडिंग को बता रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी डिफरेंट ब्लॉक्स को हम एरो से कनेक्ट करते हैं जो प्रोग्राम का फ़्लो बता रहे होते हैं। तो ब्लॉक्स में ओवल शेप थी, और उसमें रेक्टेंगल से हम प्रोसेसिंग को शो करते हैं कि प्रोसेस हम कोई भी कर रहे हैं उसमें, वो चाहे एलईडी को ऑन ऑफ करवा रहे हैं या कोई मोटर को चलवा रहे हैं या कोई चीज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं, सारी चीज़ें मतलब प्रोसेसिंग में आती हैं। प्रोसेसिंग से पहले हमने जो डिक्लेरेशन करनी होती है कि कौन सी आप इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, या कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आप एक पैरेललोग्राम के अंदर जो है बता देंगे। उसके अलावा डायमंड शेप सिंबल था इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए, कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप दोनों में से किसी एक साइड पे जाना चाहते हैं, तो डिसीजन बॉक्स में आप डायमंड शेप जो बॉक्स है उसमें आप कंडीशन लिखेंगे, और एक साइड में वो कंडीशन ट्रू होने के केस में जो सीक्वेंस फॉलो होगा वो लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड या दूसरी साइड पे कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो आप करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। या अक्सर केसेस में प्रोग्राम जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, वो नॉन एंडिंग प्रोग्राम होता है, तो उसमें फिर आप टर्मिनेट के बजाय दोबारा से उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे कि वो इनडेफिनेटली रिपीट होता रहेगा। तो सीडो कोड जो था वो इसके मुकाबले में मतलब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। उसमें ब्लॉक्स के बजाय यही चीज़ आप लिख देते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, शॉर्ट स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं।
मतलब प्रोग्रामिंग में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। उसमें आप कह सकते हैं कि वो सीडो कोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। मतलब उसमें मिक्सअप ही यूज़ होता है कि जो लेमैन है या कोई कोई भी यूज़र है वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले। उसमें मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ होती है और फॉर्मल लैंग्वेज, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो यूज़ होता है। तो उसमें नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इफ़ स्ट्रक्चर का बता रहे हैं तो आप उसको उसी तरह उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इफ़ उसके बाद कंडीशन और फिर उसके ट्रू फॉल्स के केस में। तो वो मतलब वो आपके पास ऑप्शन है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इतना ये होना चाहिए कि जो इसको रीड आउट करे वो उसको प्रोग्राम का फ़्लो जो है वो पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह हो रही है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को समझाना इसका मकसद होता है। मतलब एग्जैक्ट इसमें इंस्ट्रक्शंस या कमांड यूज़ नहीं होती, लेकिन इसमें आप अगर कोई कमांड ऐसी है, इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो एग्जैक्टली प्रोसेस को बता रही है या ऑपरेशन को बता रही है, तो वो कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो होंगी डिस्क्रिप्शन स्टेप्स की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में होगी। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये आई थिंक आपने प्रीवियसली मैट्रिक इंटर में भी शायद ये नज़र से गुजरी होंगी चीज़ें आपकी कि ये फ़्लो चार्ट और सीडो कोड। तो ये वही चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी आपने अभी तक प्रोग्राम बनाए हैं, आप उनमें से एक दो को भी अगर प्रैक्टिस के तौर पे इसका फ़्लो चार्ट बना लें या सीडो कोड उसका लिख लें, तो आई थिंक डेट विल बी एनफ। तो वो आप किसी भी प्रोग्राम का बना सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा मेरे ख्याल से कि जो आपने प्रोग्राम बनाए उसमें से किसी प्रोग्राम का कह दिया जाएगा कि इसका फ़्लो चार्ट बना लें या इस प्रोग्राम का आप सीडो कोड लिख दें। तो इसमें मतलब इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वही लिमिटेड इसके सिंबल्स हैं, 4-5 जो सिंबल्स हैं वो आपने यूज़ करने। एक सिंबल आपको बताया था कि एक रेक्टेंगुलर सिंबल जो है, रेक्टेंगल उसके अगर दोनों एंड्स पे डबल लाइंस कर दें तो वो आपकी सब रूटीन को शो करेगा। जैसे हम कोई सब रूटीन कॉल करते हैं, कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं सब रूटीन के हवाले से। एक तो होती हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो आप प्रोग्राम में खुद बनाते हैं। क्या कहते हैं, जो मेन प्रोग्राम होता है। अब इसमें दो फंक्शन दिए हुए होते हैं, सेटअप का और लूप का। इसके अलावा जो आप बनाते हैं कोई फंक्शन, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, उसको आप मेन प्रोग्राम में फिर कॉल कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जैसे डिले का फंक्शन है जो हम पॉज करने के लिए या बीच में कोई थोड़ा गैप क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शन है। वो हम यूज़ करके उसके जो ब्रैकेट है उसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मिली सेकेंड में कंसिडर होगी और उतने सेकेंड्स का गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो आपको मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह जो हम अगर लाइब्रेरी फाइल कोई इंपोर्ट कर लें तो लाइब्रेरी फाइल से भी हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो उसमें पहले से बने हुए होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं या कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप उसके लिए आप ये ब्लॉक यूज़ कर लेंगे जो रेक्टेंगुलर शेप में है और दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट वो डबल लाइन है। तो इससे शो होगा कि ये कोई सब रूटीन है या अलग से कोई फंक्शन है जिसको हमने मेन प्रोग्राम में कॉल किया है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि आर्डिनो वेब जो है ये इसका थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था मुझे एक आध दिन पहले। ये मैंने देखा था इसको, तो ये इसका थोड़ा इंटरफेस जो है
वो थोड़ा बेहतर लगा है, थोड़ा अट्रैक्टिव है। ये मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, तो ये मैं स्क्रीन बल्कि शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, ये मैंने वेब आर्डिनो जो है ये ओपन किया है। इसका ये आप एड्रेस देख सकते हैं, ये create.arduino.cc। ये आप इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, create.arduino.cc। यहाँ जाके आप अपना अकाउंट बना लेंगे, सिंपल जैसे हर वेबसाइटें बनाते हैं। अब इसमें, अब आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें, पहले इसमें इतने फ़ीचर्स नहीं थे, अभी मैंने देखा है इत्तेफाक से, तो इसमें कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा फ़ीचर्स भी ऐड कर दिए हैं। अब इसमें टॉप लेफ़्ट पे अगर देखें, ये डॉट बने हुए हैं, ये जैसे एप्लीकेशंस गूगल वगैरह में भी बने हुए होते हैं। ये डॉट्स पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। मेन इसमें ये दो ऑप्शंस जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक तो ये आर्डिनो वेब एडिटर और दूसरा ये आर्डिनो प्रोजेक्ट हब। आर्डिनो वेब एडिटर वही है जो आप आर्डिनो इंस्टॉल करके या फोल्डर में जो उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये समझें वही चीज़ है, वो ऑनलाइन है। और प्रोजेक्ट हब जो है, इसमें आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसमें बिल्ट इन प्रोजेक्ट भी पहले से रखे हुए होते हैं। इसको अगर प्रोजेक्ट हब को अगर मैं देखूं, अब इसमें ये ऑप्शन भी है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप शेयर भी कर सकते हैं कम्युनिटी के साथ। इसमें देखें, पहले से जो प्रोजेक्ट हैं वो इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे स्नेक LED 16x16 मैट्रिक्स गेम आर्डिनो यूनो एंटीना रोटेटर। तो इसमें ये आपको बेनिफिट है कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो बजाय इसके आप स्क्रैच से शुरू करें, आप यहाँ कोई प्रोजेक्ट ढूंढ लें जो आपके प्रोजेक्ट से क्लोजली रिलेटेड है या मिलता जुलता है। तो उसके कोडिंग से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, या उसी कोडिंग को आप मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन काफ़ी हर तरह के प्रोजेक्ट जो हैं अवेलेबल होंगे, चाहे वो अल्ट्रासोनिक सेंसर का है या कोई LCD का है। तो इसमें मतलब नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, और उसको फ़िल्टर करने के लिए भी यहाँ ये अगर आप देखें, फ़िल्टर आउट भी आप इसे कर सकते हैं। मतलब जो आपने बोर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट बोर्ड्स के हिसाब से हैं। तो आपने जो आर्डिनो का बोर्ड यूज़ करना है, पहले आप बोर्ड सेलेक्ट कर लें यहाँ से। जैसे आर्डिनो यूनो यूज़ करना है या आपने मेगा यूज़ करना है। ये है आर्डिनो यूनो, मेरे ख्याल से यही वाला होगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बाकी कैटेगरीज जो हैं वो भी, उससे भी आप फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ आप अपना जो टास्क है जो आपने परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अब देखें ऑडियो एंड साउंड एप्लीकेशन पे काम करना है तो ये ऑप्शन कर लेंगे। इसी तरह ये होम ऑटोमेशन के लिए भी दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT ब्लूटूथ वायरलेस इसके लिए भी दिया हुआ है। LEDs पे काम करना है, मोटर्स एंड रोबोटिक्स पे काम करना है। कोई भी मतलब आप इसमें जो आपके प्रोजेक्ट से क्लोजली रिलेटेड है इसमें से वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। ट्रेंडिंग इसमें बाकी ऑप्शनल है, आप कर लें, करना चाहें कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें बेशक।
इसमें ओपन छोड़ा हुआ है, एनी डिफ़िकल्टी। और प्रोजेक्ट भी इसमें कुछ होंगे जो ट्यूटोरियल टाइप्स के होंगे, कुछ होंगे जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, तो ये भी बेशक ओपन छोड़ दें। तो ये फ़िल्टर करने से ये होगा कि आपके पास लिमिटेड प्रोजेक्ट्स बचेंगे, तो उसमें से आपके लिए सिलेक्शन जो है वो आसान होगी। इसमें भी मतलब कोई 15 to 20 सिलेक्ट करने के बाद भी अच्छे खासे आ जाएंगे। अब इसमें एक लेट्स सपोज खोल के देख लेते हैं कि किस तरह ये शो होगा। 8x8 LED मैट्रिक्स जो है ये देख लेते हैं किस तरह शो होता है। अब इसमें देखें, इसमें जो है आपको कंपोनेंट्स का भी अलग से बताया हुआ है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, सारे बताए हुए हैं कि ब्रेड बोर्ड चाहिए आपको, आर्डिनो 2 बोर्ड चाहिए इसमें, ये एक आपको LED मैट्रिक्स चाहिए और एक USB केबल चाहिए। ऐप्स जो इसमें यूज़ हो रही है वो आर्डिनो ID, ये आप बेशक यहाँ यूज़ करें या आपने जो इंस्टॉल की हुई है वो यूज़ करें। प्रोजेक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, तो ये आई थिंक बहुत हेल्पफुल टूल है। ये सारी इसकी कोडिंग भी दी हुई है, या आपने सिर्फ यूँ समझ लें कॉपी पेस्ट ही करना है। तो इसमें ये है कि बेशक आप कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें आप साथ साथ आपकी लर्निंग भी डेवलप होगी कि आप पहले तो जो प्रोग्राम बना हुआ है बिल्ट इन है, आपने उसको एज इट इज़ रन करना होगा, और फिर वहाँ से फिर आपको कोई आइडिया आएगा कि इस प्रोजेक्ट में कोई आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या इसी को कोई एनहांस कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप यहीं से इसके कोड को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी कोड को इम्प्रूव करके आप इससे बेहतर प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो आपकी मर्ज़ी का है, या आपने जैसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वो आप यहाँ से आइडिया कोई ले सकते हैं। तो ये मुझे लगा था कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा शेयर कर लूँ। इसमें देख लें कनेक्शन डायग्राम भी दी हुई है सारी, बाकी कमेंट्स वगैरह हैं, तो ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का सेकंड ईयर मतलब हाफ आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद थर्ड ईयर में आपने फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी कुछ सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे। उसमें आई थिंक इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा। और नॉर्मली आर्डिनो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, इवन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं उसमें, वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसमें कंट्रोलर जो है वो आर्डिनो यूज़ हो रहा होता है। आर्डिनो होता है या रास्पबेरी पाई होता है या कोई और ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर मतलब ये आर्डिनो, रास्पबेरी पाई यही यूज़ हो रहे होते हैं। तो यही कोशिश करें कि इस पर जितनी ग्रिप आपकी मजबूत होगी तो आपका आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो आप उतने अच्छे तरीके से बना सकेंगे। तो ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ भी नहीं है, साथ साथ बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अटैच रहने की ज़रूरत है इसके साथ, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस में ये चीज़ रहेगी, आपको याद रहेगी, तो इसको छोड़ देंगे तो वो थोड़े दिनों में ही भूल जाएगा सारा। तो बेशक आप बने बनाए प्रोग्राम ही हैं, इन्हीं को रन करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो आपका जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती रहेगी। उसमें आपको नई नई कमांड्स जो हैं वो देखने मतलब आप इंट्रोड्यूस होंगे उससे, तो उसकी वर्किंग का भी आपको पता चलेगा। तो क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमने बेसिक इंस्ट्रक्शंस कमांड्स तो देख लिए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें कोई इसकी लिमिट नहीं है। इसमें न्यू इंस्ट्रक्शंस भी आती रहती हैं, तो वो डिपेंड करता है आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना। तो वो आप थोड़ा सा रूटीन में थोड़े से अगर प्रोजेक्ट देखते रहें
तो वो जो भी न्यू कमांड्स आ रही हैं या जो जो भी प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं वो आपकी नज़र से गुजरती रहेंगी, क्योंकि इसमें रट्टा लगाने की ज़रूरत कोई नहीं होती। टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं सारे, बस आपको यूज़ करने आने चाहिए। कोई आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कमांड्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। वो ये है कि आपको उनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो वो सिंटैक्स भी आपको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा, और उससे मिलते जुलते प्रोग्राम हैं वो भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगे। और भी इसके रिसोर्स होते हैं, गिटहब के नाम से भी आई थिंक एक है वेबसाइट। तो लेकिन ये कि आपकी नज़र से ये गुजरी हुई होंगी चीज़ें, तो आप प्रोग्राम को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आपसे रेलिवेंट है, जो आपके प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और कौन सा जो है इरेलीवेंट है। तो बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप रूटीन में जो है थोड़ा बहुत इसको देखते रहा करें। हॉबी प्रोजेक्ट्स के तौर पे मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट सिमुलेशन पे मतलब करते रहा करें, तो वो आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी इससे। अच्छा, ये तो मतलब आपके बिल्ट इन प्रोजेक्ट से आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ये ऐड प्रोजेक्ट में जाके अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ऐड प्रोजेक्ट अगर करें, या सर्च करके भी मतलब आप कर सकते हैं अगर फ़िल्टर यूज़ नहीं करना। अब ये माई प्रोजेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट कर लें। जैसे न्यू स्केच होता है, तो ये प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे वो कम्युनिटी से शेयर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बतानी होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो किसी पेज पे आपने उसको पब्लिश किया हुआ है, तो वो यूआरएल भी उसका दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड में जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे इसमें आ रहे होंगे। इसमें ये है, जो आप प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहे होंगे उसमें से आप कोई पसंद आता है आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, उसको कोई फेवरेट लिस्ट में आप कर सकते हैं। ये आई थिंक ये बुकमार्क लिस्ट जो है ये भी इसी पर्पस के लिए है। ये जैसे आप करते हैं ना फेसबुक वगैरह पे जैसे लाइक कमेंट करते हैं, उसी तरह इसमें उन्होंने ये उसका अल्टरनेट वर्ड यूज़ किया हुआ है, रिस्पेक्ट प्रोजेक्ट। मतलब आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है, आप उस एक बटन उस पर ऑप्शन दी हुई होती है रिस्पेक्ट प्रोजेक्ट, तो वो यूँ समझ लें जैसे आपने लाइक पे क्लिक किया है, तो वो भी आपके यहाँ डैशबोर्ड में जो है आप देख सकते हैं जितने प्रोजेक्ट्स को आपने लाइक किया हुआ होगा, या जितने प्रोजेक्ट्स में आपने कोई कमेंट किया होगा, वो आप यहाँ अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स को वैल्यू किया है। तो वो भी आपके डैशबोर्ड में जमा होते रहेंगे कि आप बाद में भी उसको रिविज़िट कर सकते हैं। तो ये अच्छी ऑप्शन है। वाली इसमें ये आर्डिनो प्रोजेक्ट हब था। बाकी वेब एडिटर जो है इसको देख लेते हैं। अब ये वेब एडिटर जो है ये आपका उसी तरह है जो क्या कहते हैं, आपने अगर इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है या फिर उसका डायरेक्ट फ़ोल्डर जो है वो डाउनलोड करके डायरेक्ट चला रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगा है कि अगर आप के पास इंटरनेट अवेलेबल है और आप मतलब ये यूज़ करेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा बेहतर है। क्योंकि इसमें ये देखें, इसमें जो लिस्ट दी हुई है आर्डिनो के जितने बोर्ड्स हैं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। मेरे पास इत्तेफाक से ये आर्डिनो बोर्ड अवेलेबल हो गया है। ये मैं लगा के देखता हूँ। ये देखें
बोर्ड लगाएंगे तो ये कॉम पोर्ट और आर्डिनो बोर्ड ये खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, मतलब आपको फिर इसमें बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ये खुद ही कर लेगा, कॉम पोर्ट भी खुद ही सिलेक्ट करेगा और आर्डिनो बोर्ड जो है वो खुद ही सिलेक्ट करके यहाँ शो कर देगा। अदरवाइज़ यहाँ एक क्रॉस एक सिंबल आ रहा होगा कि आपका कोई बोर्ड अवेलेबल नहीं है। बाकी वही ऑप्शन है वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करेंगे सिर्फ वो कंपाइल करेगा कि क्या कहते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं है। अब इसमें यहाँ कोई एरर है, अब ये इसमें लो या हाई लिखना था, वो ये है कौन सा सिग्नल का है, फर्स्ट हाई होगा, हाँ तो इसको लो होना चाहिए। तो ये सिर्फ कंपाइल हुआ है, अभी बोर्ड पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यही प्रोग्राम आपने बोर्ड पे ट्रांसफ़र करना है तो अपलोड की ऑप्शन तकरीबन सेम ही है, तो ये बोर्ड पे भी आपके अपलोड हो जाएगा। और यहाँ जो अभी अपलोड हो रहा है, अच्छा हो गया। बाकी ये ऑप्शन जो आपके पास टॉप पे दी हुई होती हैं वो ये इधर इन्होंने एम्बेड कर दिए हैं। सेव एज, स्केच को रीनेम करना है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ नज़र आई है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप स्केच बना रहे होते हैं तो वो स्केच का नेम जो है वो करंट डेट के हिसाब से कर देता है, और उसको आप बाद में अगर फ़ोल्डर का नेम चेंज करेंगे तो वो आपका जो स्केच है वो रन नहीं होगा। फ़ोल्डर का नेम और उसके अंदर फ़ाइल जो है उसका नेम वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ ये बेनिफिट है कि अगर आपने जैसे न्यू प्रोजेक्ट बनाया, ये देखें न्यू स्केच अगर मैं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये आ गया। देखें आज 29 है तो ये 29 जुलाई इसमें उसी नाम से इसने फ़ोल्डर बना दिया स्केच और जुलाई 29। अब इसके अंदर जो ये फ़ाइल होगी ino डॉट, वो भी इसी नाम से होगी। अगर आप अपनी आसानी के लिए फ़ोल्डर का नेम चेंज कर लेते हैं और क्या कहते हैं फ़ोल्डर का नेम चेंज कर लेते हैं और अंदर जो उसका स्केच है उसका नेम चेंज नहीं होता तो ये आपका एरर देगा, ये रन नहीं होगा। अच्छा लेकिन इसमें यहाँ ये नज़र आ रहा है कि ये रीनेम की ऑप्शन दी हुई है, रीनेम स्केच। यहाँ से अगर आप इसे चेंज कर दें, अच्छा अब यहाँ से इसको जब आपने चेंज किया तो आप देखें आपकी जो डॉट ino फाइल थी उसका नेम भी जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ये माइक किसी ने ऑन कर दिया है, क्वेश्चन है आपका कोई, ये अहमद अब्दुल गनी। अच्छा बहरहाल ये इसमें मतलब आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप सिर्फ रीनेम करेंगे स्केच तो वो दोनों चीज़ों के नाम जो है वो चेंज कर देगा। यही काम अगर आप वैसे करेंगे, अगर आपने आर्डिनो इंस्टॉल किया हुआ है या उसको उसका फ़ोल्डर डाउनलोड किया हुआ है तो वो आपको दोनों चीज़ों के नाम चेंज करने पड़ेंगे, फ़ोल्डर का नेम भी चेंज करना पड़ेगा और सेम वही नेम आपको ino फाइल को करना पड़ेगा। दोनों अगर नेम डिफरेंट होंगे तो वो जो है आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप एक एक्सटर्नल फ़ोल्डर बनाएंगे जिस नाम से आप उसको रिमेंबर करने के लिए करना चाह रहे हैं, और वो जो स्केच वाला फ़ोल्डर है जो डेट से बना हुआ है किसी भी, वो आप एज इट इज़ उस फ़ोल्डर को एक्सटर्नल फ़ोल्डर के अंदर कर देंगे, लेकिन वो भी थोड़ा सा फिर ट्रबल सम हो सकता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट लग रहा है। बाकी आपको जैसे आसानी हो वो आप कर सकते हैं, किस यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको पे करें। और यहाँ ये आपको बेनिफिट है कि आपके ये जितने भी आप प्रोग्राम बनाएंगे स्केच बनाएंगे ये आपके ऑनलाइन सेव होंगे। आप किसी भी सिस्टम पे जब साइन इन होंगे तो ये सारे प्रोग्राम आपको शो होंगे वहाँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पास अपनी हार्ड डिस्क अवेलेबल हो, आपके पास अपनी हार्ड डिस्क नहीं भी है
आप किसी भी सिस्टम पे, लैपटॉप पे साइन इन होंगे, ये सारे प्रोग्राम आपको शो हो जाएंगे। और ये आप शेयर भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ बना के आप अपनी हार्ड डिस्क में भी सेव रखना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अस्सलाम डाउनलोड, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये डाउनलोड में सर आप लोकेशन, जी जी। सर वो पूछना था कि ये जो अभी आपने अपलोड किया हुआ है, ये हम्म, ऑनलाइन सिमुलेशन हो रही है या आपने आर्डिनो साथ अटैच की हुई है? ये मैंने बोर्ड अटैच किया है इसके साथ। ये इसमें आपको बोर्ड जो है ना वो अटैच करना पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे आप आर्डिनो ओपन करते हैं और माइक्रो, ये आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट नहीं होगा तो वो मतलब ट्रांसफ़र या सीरियल मॉनिटर ओपन नहीं कर सकते, उसी तरह है ये। तो इसमें ये डाउनलोड आप लोकेशन बता के इसी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो जो बोर्ड के बगैर ठीक है सर, आपने थैंक कर, हाँ वेलकम। बोर्ड के बगैर आपने करना है तो वो फिर उसके लिए ऑप्शन है प्रोटियस है या टिंकर कैड है, उसके लिए आपको बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, रियल टाइम है, उसमें टिंकर कैड भी वैसे ठीक है, आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रोग्राम हर दफ़ा चेंज करके हर दफ़ा वो आपको उसको दोबारा से सिमुलेट करना पड़ेगा। तो बोर्ड आपके पास लगा हुआ है तो आप कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं फ़ौरन उसको मतलब अपलोड कर दें। अपलोड करेंगे तो वो वेरीफाई खुद ही हो जाएगा, उसमें मतलब वेरीफाई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है तो आपने सिर्फ अपलोड की कमांड यूज़ करनी है, तो वो बोर्ड में भी प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा और वेरीफाई भी खुद ही हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो शेयर स्केच की मैंने देखी नहीं, ये आई थिंक किसी को आपने ईमेल करनी होगी। हाँ उसी तरह है जैसे आप अपनी गूगल ड्राइव वगैरह शेयर करते हैं तो ये लिंक जो है ये आप किसी को देंगे तो वो इस लिंक से आपके प्रोग्राम को जो है वो एक्सेस कर सकेगा। अच्छा, और इसमें जो ऑप्शंस हैं स्केच इन्फो में मेरे ख्याल से क्या ये जो आपने जिस डेट को बनाया है कितना साइज़ है वो ये इंपोर्ट फाइल है कि आपके हार्ड डिस्क में कोई फ़ाइल है वो आप इधर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप इसे ब्राउज़ करके यहाँ ऑनलाइन अपना रख सकते हैं। तो ये इसमें डिलीट करने के ऑप्शन भी है। अच्छा, अच्छा इसमें एग्जांपल्स जो हैं, जो ये आपकी जो टॉप पे जो ऑप्शन आ रही होती हैं आर्डिनो में वो ये लेफ़्ट पे आ रही है, लोडिंग हो रही है। इसमें एग्जांपल जो बिल्ट इन एग्जांपल्स थी जिसमें बिलिंग करने के लिए भी थी और डिफरेंट, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ये जो आर्डिनो में आ रही होती हैं वो सारी आपको यहाँ ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि लाइब्रेरीज भी ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी, कि अगर कोई लाइब्रेरी मिसिंग भी है तो वो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं आसानी से। ये सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें से आप कोई भी एग्जांपल्स जो हैं वो जैसे बटन की हमने की थी, इस पर जस्ट आप क्लिक करें तो ये एग्जांपल ओपन हो जाएगी। अब इसमें भी इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए 3-4, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि किस पर्पस के लिए। पुश बटन से हम एलईडी को ऑन ऑफ करवा रहे हैं, और ये लेआउट में देख लेते हैं क्या इसका स्कीमेटिक दिया हुआ है शायद। हाँ, तो ये मतलब अच्छी ऑप्शन है। वहाँ आपको स्कीमेटिक नहीं मेरे ख्याल से मिलेगा, यहाँ आपको स्कीमेटिक भी उसका मिल रहा है कि आपने कनेक्ट कैसे करना है। और ये स्कीमेटिक दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रोटीएस वगैरह की उसमें दिया हुआ है, यूँ समझ लो जो पीसीबी हम बनाते हैं तो उसके लेआउट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। तो इसको अगर आप थोड़ा यूज़ करें तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो आर्डिनो की वो डेवलप होगी अच्छी खासी। ब्लिंक विदाउट डिले,
इसमें भी देखें टेस्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन बताई होगी किस पर्पस के लिए। एलईडी ब्लिंक कर रहे हैं विदाउट यूजिंग डिले फंक्शन। तो इसका लेआउट, ये एलईडी लगाई हुई है इसके कैथोड के साथ, सॉरी एनोड के साथ, मेरे ख्याल से एनोड के साथ एक रजिस्टर लगा के, ठीक है। अब इसमें उन्होंने डिले फंक्शन के अलावा जो है किसी और तरीके से गैप दिया है, तो वो करंट मिलीस, प्रीवियस मिली, ये इन्होंने फंक्शन यूज़ किए हैं। तो इसी तरह मतलब आप ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो यही फिर आप इन्हीं चीज़ों को मिक्सअप करके, इंटीग्रेट करके, ये आप अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में और फाइनल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि इससे आइडियाज़ भी आप लोगों को अच्छे खासे आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई एग्ज़ाम्पल। अब लाइब्रेरीज़ जो हैं, हर लाइब्रेरी की भी एग्ज़ाम्पल इसमें अवेलेबल है। ये जितनी लाइब्रेरीज़ हैं हर लाइब्रेरी के हिसाब से एग्ज़ाम्पल दी हुई है। अब इसमें अगर कोई लाइब्रेरी, जैसे सर्वो की लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी, तो ये इसमें देखें दो एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं। दो एग्ज़ाम्पल वो होंगी जिसमें सर्वो की लाइब्रेरी हेडर फाइल के तौर पे यूज़ की हुई है। तो ये देख लें, इसमें सर्वो का प्रोग्राम बनाया हुआ है कि इसी तरह एक वेरिएबल किया है, पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, और सर्वो डॉट अटैच जो है ये डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होती है। जैसे पिन मोड होती है तो ये सर्वो डॉट अटैच, ये पिन मोड की जगह इसका अल्टरनेट है। तो ये भी अच्छी ऑप्शन है कि आपने जो लाइब्रेरी यूज़ करनी है वो उस लाइब्रेरी की एग्ज़ाम्पल आप देख लें, तो वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। कीपैड की अगर नज़र आ जाए, रोबोट मोटर, इसमें ठीक है, अच्छी खासी हैं लाइब्रेरी, रोबोट मोटर भी हैं। ठीक है, एक ये बिल्ट इन एग्ज़ाम्पल्स हैं और आप लाइब्रेरी के हिसाब से भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरीज़ जो इसमें पहले से हैं, डिफ़ॉल्ट इसमें अच्छी खासी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो पहले से हैं। और इसमें अगर आपकी कोई लाइब्रेरी मिसिंग है तो आप उसे सर्च लाइब्रेरी करके ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब यूज़र फ्रेंडली है। आप इसमें अगर इस कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपने लाइब्रेरीज जो हैं उनको डाउनलोड किया हुआ है, उसकी ज़िप फाइल होती है, तो वो आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। और कुछ लाइब्रेरीज़ को अगर आप स्टार लगा दें तो वो आपकी फेवरेट्स में शो होंगी। यहाँ इसमें ऑप्शन होगी, कहीं स्टार की ऑप्शन होगी कहीं इसमें। यहाँ भी हर लाइब्रेरी के साथ जो है कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल दी हुई है। देखें, जो लाइब्रेरी है उसके साथ एग्ज़ाम्पल भी है, वो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल इमीडिएटली या अब्रप्टली मतलब चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्लोली एंड स्टडी, मतलब आप रूटीन में थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो है जो अंडरस्टैंडिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। मतलब अगर आप ये चाहें कि एक ही दिन में आप आर्डिनो के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो इस तरह नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा मतलब रूटीन में आप थोड़ा टाइम देंगे तो होपफुली 3-4 महीनों में आप का लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका होगा। अच्छा, इसमें अब जैसे कीपैड की मुझे नज़र नहीं आई। अब इसमें अगर आपको ढूंढनी है कोई तो आप कीपैड जैसे टाइप करें, अच्छा इसमें लाइब्रेरी मैनेजर में जाना पड़ेगा। लाइब्रेरी मैनेजर, हाँ देखें यहाँ शो हो रही है, ये कीपैड लिखा था, मतलब इसको दोबारा देख लेते हैं। लाइब्रेरी आपने फाइंड करनी है तो आपने लाइब्रेरी मैनेजर में जाना है।
ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजर में जाके अपने कीपैड की लाइब्रेरी अवेलेबल है। किसी स्पेसिफिक बोर्ड के लिए आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आर्डिनो यूनो के लिए ढूंढना चाह रहे हैं तो देख लें। अब ये स्पेसिफिक इसी बोर्ड के लिए जो है आपकी कीपैड की जो है ये लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस पर और आपकी थी एक लिक्विड क्रिस्टल की एक लाइब्रेरी थी, देख लेते हैं इसमें है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल के नाम से भी ये लाइब्रेरीज जो हैं ये अवेलेबल हैं। इसमें कोई भी आप लाइब्रेरी भी इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। बाकी सीरियल मॉनिटरिंग ये आपका उसी टाइम काम करेगा कि अगर आपने आर्डिनो बोर्ड लगाया हुआ है और उसको इनिशियलाइज भी किया हुआ है सीरियल मॉनिटर को। अब ये इसमें मेरे ख्याल से हाँ किया हुआ है, सीरियल मॉनिटर इसमें यूज़ किया हुआ है। ये देखें सीरियल डॉट बिगिन की कमांड इसमें यूज़ की हुई है, तो इसको देख लेते हैं चला के कि कुछ ना कुछ सीरियल मॉनिटर पे आएगा। अच्छा, ये एरर आ गया इसमें। अच्छा, वो सेंसर वगैरह भी कोई इन्होंने यूज़ किए होंगे, तो इसकी कोई सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं। ये बल्कि सीरियल मॉनिटरिंग का एक प्रोग्राम, इसमें हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है क्या था ये, फोटो सेल से। इसमें देखने कुछ ना कुछ शायद आ जाए। सीरियल मॉनिटर इसमें आपने अगर रन करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि बोर्ड आपका लगा हुआ होना चाहिए। बोर्ड अगर नहीं होगा तो सीरियल मॉनिटर आपका यहाँ नहीं चलेगा। ये हो चुका है। अब इसके मॉनिटर देखें, कुछ आ रहा होगा। ये देखें सीरियल मॉनिटर पे ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पिन पे अगर आपको कोई सेंसर नहीं लगा हुआ तो उसमें कोई ना कोई रैंडम वैल्यू जो है वो देगा। वो ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है कि वो पिन जो है उस पर कोई चीज़ टच कर रही है या उस पर किसी ने हाथ लगाया हुआ है या एयर के थ्रू कोई रेजिस्टेंस उसको मिल रही है। तो वो कोई ना कोई रैंडम वैल्यू जो है ना, मतलब वो यूँ समझ लें ओपन पिन जो होती है वो कोई ना कोई फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो दे रही होती है। जब तक आप तभी हम इसको अक्सर पुल अप रजिस्टर लगा के एक्टिव लो या एक्टिव हाई कर देते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर 5 वोल्ट आते रहें या ज़ीरो आता रहे, तो वो कोई उस पर कोई रैंडम वैल्यू फिर नहीं आएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं चेक करता हूँ। अगर मैं बोर्ड को रिमूव कर देता हूँ, ये देखें बोर्ड मैंने रिमूव किया तो यहाँ भी क्रॉस आ गया और ये सीरियल मॉनिटर भी स्टॉप हो गया। मैं दोबारा लगा के देखता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ये देखें बोर्ड शो हो गया और ये सीरियल मॉनिटर भी चल पड़ा है। तो ये चीज़ें मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ खेलेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं ये क्लियर होती रहेंगी। ये सेटिंग्स जो हैं ये आप ऑटो सेव किया हुआ, जो प्रोग्राम आप लिखेंगे ऑटो सेव हो जाएगा। ये ऑप्शन पता नहीं क्या है। अच्छा, ये टोटल बता रहे हैं कि 100 MB तक आपको स्टोरेज दी हुई है यहाँ, और टोटल 100 स्केचेस जो हैं वो आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एनफ है। 100 स्केचेस तक अगर आप पहुंच जाते हैं, आपके बन जाते हैं, तो आप ओल्ड स्केचेस जो हैं वो डिलीट कर दें या उसको अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लें। मतलब ये हो सकता है इसमें डाउनलोड की ऑप्शन है, आप स्केच को डाउनलोड करें और यहाँ से डिलीट कर दें अगर वो आपके 100 से एक्सीड कर जाते हैं, वो अपने बैकअप में रखते रहें। तो अच्छा टूल है ये। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पे इंटरनेट है अवेलेबल, आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो आप यही प्रेफर करें। यहाँ से न्यू स्केच और ये
ये न्यू फोल्डर जो है, ये फ़ोल्डर भी यहीं बनेंगे। मतलब अक्सर केसेस में होता है कि आप एक फ़ोल्डर में डिफरेंट स्केच रखना चाह रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ एक फ़ोल्डर बना लें अगर न्यू के नाम से, तो देखते हैं कहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ बन गया। अब एक न्यू स्केच अगर हम बनाएं, ये इधर आ गया, इसको मूव करवाने की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इसको अगर हम, हाँ ये है, मतलब एक फ़ोल्डर में आप मल्टीपल स्केच जो हैं वो रख सकते हैं। एक हमने फ़ोल्डर बना लिया। अब आप मतलब इसमें ये होता है कि कुछ मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स हैं या स्केचेस हैं, वो आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसी एक फ़ोल्डर में। जैसे एलईडी से रिलेटेड जितने स्केचेस हैं या प्रोजेक्ट हैं, वो आप एलईडी के नाम से एक फ़ोल्डर बना लें, और जितने न्यू स्केचेस हैं वो आप उस फ़ोल्डर में सेव करते रहें। तो ये भी मतलब आपको क्या कहना चाहिए, उसको फ़िल्टर करने में आसानी होगी कि आप बजाय इसके, आपके स्केचेस अगर 100 तक चले गए हैं और आपको वो ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो अगर आपने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, उन स्केचेस को फ़ोल्डर में आप प्लेस कर दें, तो आपके सामने सिर्फ 3-4 फ़ोल्डर आ रहे होंगे कैटेगरी के हिसाब से। उन फ़ोल्डर के अंदर फिर आपके जितने भी रेलिवेंट स्केचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये मतलब थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए आप कर सकते हैं ये। तो इसी तरह और भी कोई ऑप्शन नज़र आएगी तो वो आप जब यूज़ करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती रहेंगी। बाकी ऑप्शंस को मैंने नहीं देखा। जैसे गेटिंग स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है ये ट्यूटोरियल ही हैं, ये भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं क्लिक किया है इस पर अभी। हाँ ठीक है, ये ट्यूटोरियल ही लग रहे हैं वैसे ये। इसमें मैं सॉफ्टवेयर भी पड़े हुए हैं। हाँ एक और चीज़, ये आपको अगर आपने ये आर्डिनो वेब यूज़ करना है तो ये आपको एक प्लगइन जो है ये इंस्टॉल सिर्फ करना पड़ेगा। ये प्लगइन इंस्टॉल किए बगैर नहीं चलेगा। ये छोटी सी फाइल है, ये आप इंस्टॉल इसको करना होगा। हाँ ये मतलब गेटिंग स्टार्टेड में ये सेटअप करने के लिए है कि आपने एक दफ़ा जो सेटअप करना है। आर्डिनो ये, अच्छा ये ऑटो डिटेक्ट की ऑप्शन जो है यूज़ कर रहे हैं हम, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। कोई पर्टिकुलर बोर्ड आपने यूज़ करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, वरना ऑटो डिटेक्ट में आप जो भी बोर्ड है ये वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, उसमें आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। रास्पबेरी पाई भी इसमें और ऑप्शन भी दिए हुए हैं। रास्पबेरी पाई भी है, आर्म माइक्रो कंट्रोलर भी है। अच्छा ये भी मतलब अच्छी ऑप्शन है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अभी क्लिक किया है इस पर। तो ये आपने कोई भी माइक्रो कंट्रोलर सेटअप करना है अपने कंप्यूटर के साथ, तो आप यहाँ से इसमें ट्यूटोरियल दिया हुआ है पूरा कि किस तरह आप कनेक्ट करेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। उस यहाँ आपको उसके प्लगइन भी मिल जाएंगे, जो भी उसके लिए डिवाइस ड्राइवर चाहिए आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा टूल है। तो ये आप, मैं तो कहूँगा कि आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें। देखें ये स्टेप बाय स्टेप सारा बता रहा है कि आप ये पहले कनेक्ट करें, फिर नेक्स्ट करते रहेंगे, वो सारा बताता रहेगा आप ना। हाँ ये देखें सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन। हाँ इसको नेम दे के एक्सेस मोड इंस्टॉल कनेक्टर, ये मतलब परेशानी से बचने के लिए मेरे ख्याल से आप अगर ये यूज़ करें तो ये अच्छी चीज़ है काफ़ी। थोड़ी मतलब मैं समझती हूँ ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये मतलब जो आप काफ़ी जगहों से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो इम्बेड कर दिया है। तो ये आप हैबिट डेवलप करें इसको यूज़ करने की। तो इसमें देखें रास्पबेरी पाई भी आप बल्कि आप कोशिश करें कि रास्पबेरी टाइम आपको मिले तो रास्पबेरी पाई का भी थोड़ा सा आप लर्निंग शुरू कर दें, क्योंकि ये फाइनल प्रोजेक्ट में अक्सर यूज़ होती है। ये माइक्रो कंट्रोलर जो है रास्पबेरी पाई, ये अगर आपने कोई इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है
तो रास्पबेरी पाई जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आप इसमें देखें इसकी वर्किंग वगैरह जो है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का आपका ये वैसे ही समझ लें रिवीजन लेक्चर कह लें या लास्ट लेक्चर ही था थ्योरी के हिसाब से। तो नोटिस जो है वो एक किसी ग्रुप पे सर्कुलेट हो रहा था पेपर्स के हवाले से, वो आप लोगों को मिला है कहीं से? ये पेपर्स के हवाले से नोटिफिकेशन जो है यस सर, ये मेरे नोटिफिकेशन ख्याल से, हाँ वो मेरी भी नज़र उस पर पड़ी थी, ये अगस्त में या सितंबर में मेरे ख्याल से। यस सर, सितंबर में है, अगस्त में समर क्लासेस है। हाँ ठीक है, वो अगस्त सितंबर में मेरे ख्याल से एक हफ्ते के लिए वो पेपर्स के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा। यस सर। जो मतलब डे स्कॉलर हैं वो तो ज़ाहिर बात है डेली आ जाएंगे, जो आउट स्टेशन वाले हैं उनके लिए एक हफ़्ते के लिए जो क्या कहते हैं हॉस्टल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो ये तैयारी आप अपनी इसी हिसाब से रखें कि सितंबर, इसमें डेट में 15 to 26 सितंबर शायद है, या जो भी है। चलें ठीक सर है, एक इसमें क्वेश्चन था। जी 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 पूछें। सर आपने जो मतलब लैपटॉप 2 दिया है वो सर 3 अगस्त दे दिया ड्यू डेट। हम्म। तो सर उस दिन तो छुट्टी नहीं होगी ईद की? नहीं, ईद की वैसे जो ऑफिशियल हॉलीडेज़ है ना वो 2 तारीख तक हैं। ये है 30th, 31st, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड से तो वैसे भी वर्किंग डे है। तो बाकी टाइम आपके पास मैंने उसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दिया, वो आसान ही है। जो कोड आपको मैंने मैसेज में भेजा है ना, समझो उसी में आप एक दो लाइनें चेंज करेंगे तो वो आपका रिक्वायर्ड टास्क भी हो जाएगा। तो वो उसको आप पहले ही कर लीजिएगा ईद से पहले, अभी 2-3 दिन हैं अभी ईद में। मैंने कहा सर एक दिन आगे नहीं मिल सकता, ज़रा अब इजी हो जाए। वो अब वो एक का दिन आगे करेंगे तो उसमें भी ज़ाहिरी बात है, उसमें कुछ स्टूडेंट मज़ीद फिर कहेंगे कि मज़ीद एक दिन दे दें। तो अभी 2-3 दिन हैं, आप उसमें मेरे ख्याल से 15 मिनट भी देंगे तो वो हो जाएगा। 15-20 मिनट सिर्फ आपको मुश्किल से देने पड़ेंगे। ठीक है सर। कोड मैंने आपको वो भेज दिया है, उसमें आप एक दो में कुछ इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ चेंज करेंगे तो वो टास्क जो है आपका हो जाएगा। तो वो मैंने इस दफ़ा जानबूझ के भी आपको नहीं दिया क्योंकि वो सही तरीके से प्रोटीएस मेरा भी नहीं रन हो रहा था। तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो जो नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका लैब सेशन होगा उसमें हम थोड़े ज़्यादा टास्क कर लेंगे इस दफ़ा। इसलिए मैंने, आप छुट्टी भी आ रही थी इस वजह से ज़्यादा टास्क नहीं दिए कोई। मतलब वही हैं जो आपने थ्योरी में किए हैं उसी को आप आर्डिनो पे पेस्ट कर लें, सिमुलेट कर लें, तो आपका वो टास्क हो जाएगा जी। और टाइम भी मेरे ख्याल से अगली क्लास का आपका टाइम हो रहा है। आप पूछ लें क्वेश्चन क्विकली, किसी के जहन में कोई आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये समर्स के पेपर और रेगुलर सेमेस्टर के पेपर इकट्ठे ही होंगे? इसका मुझे आइडिया नहीं है। समर का तो मेरे ख्याल से गाइडेड समर होगा शायद, कि उसकी क्लासें वगैरह, गाइडेड का मतलब क्लासें नहीं होंगी, वो आप बस तैयारी करके बस पेपर देने ही आएंगे। अब ये नोटिस में देखना पड़ेगा, नोटिस जो शेयर हुआ है उसमें उन्होंने डेट्स मेंशन की हुई हैं सारी, कि गाइडेड समर के पेपर्स कब होने हैं। ये मेरे नज़र आ रहा है, एक सेकेंड, 3rd to 4th सितंबर तक ये गाइडेड समर का टाइम है। और इसमें 4th सितंबर के बाद ही मेरे ख्याल से कोई प्रिपरेशन का टाइम देंगे थोड़ा सा। और ये हर सेशन का अलग ही बताया हुआ 2000, ये 1716 का बताया हुआ 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है ये 17 और 16 सेशन, लेकिन ये आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का बताया हुआ है। सर इसके अंदर दूसरा भी बताया हुआ है कि वो 24 अगस्त से कुछ क्लासेस हाँ वगैरह का हाँ, स्टार्ट है शायद। वो मेरे लैब का शायद कहा वो, अगर क्लासेस का भी है तो वो होंगी फिर, जारी बात है कि मैंने नोटिस पे अभी सही तरीके से नहीं देखा क्योंकि डायरेक्ट मुझे फैकल्टी की तरफ से नहीं आया, किसी ग्रुप पे किसी ने शेयर किया हुआ था ये। ये 15 to 25 ये तो अच्छा मास्टर्स के हैं।
आपका 18 सेशन है, 19 सेशन जो है वो 15 सितंबर से 26 सितंबर तक दिया हुआ है इसमें कि वो यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। लेकिन ये आर्किटेक्चर का दिया हुआ है, अब ये मैं आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्लासेस लिखा हुआ है 5 सितंबर तक हैं, और हॉलीडेज़ आपको मिलेंगे 14 सितंबर तक। तो बाकी 15 टू 20 सितंबर तक ये लैब्स का दिया हुआ है, साइकोमोटर परफॉर्मेंस मतलब लैब एवेलुएशन का टाइम दिया हुआ है 15 टू 20, और एग्ज़ाम का टाइम दिया हुआ है 21 से लेके 26 तक। तो बाकी जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे ख्याल से आपको सेमेस्टर सेल की तरफ से आ जाएंगी, जो भी अथेंटिक होगी कि आपके एग्ज़ाम कब होने हैं। क्योंकि वो डेट शीट ज़ाहिर बात है, डेट शीट वगैरह जब उससे पहले ही आएगी और सेमेस्टर सेल की तरफ से इंफॉर्मेशन आपको जो भी कंफर्म होगी वो आ जाएगी। लेकिन आप तैयारी अपनी इस हिसाब से रखें, क्योंकि इसके आगे पीछे थोड़ा होगा जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सिलेबस वो कह रहे हैं कम्प्रीहेंसिव है, तो वो मैंने पूछना था कुछ पता नहीं है आती है, क्योंकि वो पहले का वो मिनट से पहले का तो वो डाटा आगे पीछे है तो ये आवाज़ आपकी कट गई थी। सिलेबस का ये कह रहे हैं कि सर मैं कह रहा था कि कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्स हैं तो मिड से पहले वाला भी वो कह रहे हैं कि इंक्लूड है, तो मैंने कहा था सर उसमें कुछ रिडक्शन वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि सर वो 4-5 महीने हो गए हैं पहले पढ़ा हुआ, तो उसमें डाटा भी नहीं, बड़ा मुश्किल। अच्छा, अब उसमें क्योंकि जब ये लॉकडाउन हुआ है वो आपका मेरे ख्याल से मिड टर्म का वीक था, वो आपके मिड टर्म ही होने थे उस हफ्ते में। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो लॉकडाउन हो गया, तो अब ये मिड टर्म फाइनल ये सारे इकट्ठा ही होके अब होगा। तो उसमें कोशिश करेंगे कि मिड टर्म के बाद वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कर लें, मिड टर्म से पहले वाला थोड़ा कम कर लें। लेकिन ये है कि वो भी आप अपना उसको थोड़ा रिफ़्रेश रखें। वो प्रोग्रामिंग है, इसमें तो इतना कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने अगर 2-3 प्रोग्राम जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पे कर लिए हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी प्रोग्राम है। अब ये अच्छा, ये आपका तो खैर अब ओपन बुक नहीं होगा, वरना मेरे जहन में था कि अगर ये ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो कोई मसला नहीं था, आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। लेकिन अब आपको वहाँ बुला के अब करना है, तो चलें इसमें देख लूँगा मैं, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा पोर्शन मिड के बाद वाला हो। कोई ना कोई देख लेंगे, जो आसानी हो सकेगी आप लोगों के लिए वो कर लेंगे। ओके सर, बहुत बहुत कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर आज का फिर मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो गई होगी, तो ये थ्योरी के हिसाब से ये आपका लास्ट सेशन था। बाकी लैब्स के मज़ीद 2 सेशन और होंगे, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेंगे। तो आप सबको फिर एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद आप लोग अच्छे तरीके से करें एंजॉय, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।